निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है कि आरोपी साहिल गहलोत ने 9 फरवरी को नहीं 10 फरवरी को अपनी शादी के दिन ही निक्की की हत्या की। 10 फरवरी को आरोपी साहिल गहलोत ने सुबह 9 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट और राजघाट के बीच एक पार्किंग में गाड़ी के भीतर 23 साल की निक्की यादव की डेटा केबल से गला दबाकर हत्या कर दी। फिर 40 किलोमीटर दूर निक्की के शव को अपने मित्राओं गांव ले गया और ढाबे के फ्रीजर में रखकर उसी रात दूसरी लड़की से शादी रचाई। पुलिस अब अलग अलग जगहों से सीसीटीवी जब्त करने के साथ साथ आरोपी साहिल गहलोत को उन तमाम जगहों पर ले जाकर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है जहां 10 फरवरी को निक्की और साहिल साथ साथ गए थे। वो बोल रही थी मैं पीएचडी करके अपना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी, ये सब झूठ बोली जा रही है। निक्की की हत्या से उसके पिता और परिवार के सपनों का भी कत्ल हो गया। माहौल गम का तो है ही, पर साहिल के साथ निक्की के लिव इन में रहने की दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर परिवार गुस्से में भी है। अब आरोपी साहिल के लिए परिवार की मांग सख्त सजा की है। मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको कानून सजाए फांसी दे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार को निक्की के उत्तम नगर में किराए वाले घर पर पहुंची और बिल्डिंग और इलाके के सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में लिया। साहिल ने पूछताछ में माना कि 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के करीब राजघाट और कश्मीरी गेट के बीच निगमबोध घाट के पास एक पार्किंग में डाटा केबल से गला दबाकर उसने निक्की की हत्या कर दी। ये एक तरफ रास्ता कश्मीरी गेट से आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस इलाके के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है और क्राइम सीन को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश में भी जुटी है। दिल्ली पुलिस को साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास वो अपने चचेरे भाई की वर्ना कार से घर से निकला। फिर उत्तम नगर में निक्की के किराए के फ्लैट पर गया। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वह निक्की के साथ निकला। फिर दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए। निक्की के पास गोवा की टिकट थी, लेकिन जब साहिल को गोवा का टिकट नहीं मिला तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। 10 तारीख को ही साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे, जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही और निक्की और साहिल के बीच झगड़ा हुआ और सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने निक्की की डेटा केबल से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर निक्की की डेड बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही लिटाया और बेल्ट लगाकर अपने मित्रा गांव ले जाकर सुबह 10:30-11 बजे के बीच अपने बंद ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार से आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। गुरुवार को पुलिस साहिल को उन जगहों पर लेकर गई जहां हत्या के दिन वो निक्की के साथ गया था, ताकि पुख्ते तौर पर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बस्तर में पिछले 10 दिनों में बीजेपी से जुड़े 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। हत्या का आरोप नक्सलियों पर लगा है। पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में खत लिखकर एनआईए से जांच करने को कहा है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि उसके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर पुलिस ने बस्तर में नेताओं के लिए दौरे से पहले पुलिस को सूचना देना जरूरी कर दिया है, ताकि संबंधित व्यक्ति के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। 16 जनवरी बीजेपी जिला मंत्री बुधराम करटाम का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। 5 फरवरी बीजापुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की हत्या हो गई। 10 फरवरी नारायणपुर बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू को उनके घर में मार डाला गया। 11 फरवरी इंद्रावती नदी के पार दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सरहद पर बीजेपी नेता रामधर अलामी की हत्या हो गई। 4 जिलों में 4 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों की निर्मम हत्या हुई है, वो चाहे नारायणपुर हो, बीजापुर हो, बस्तर हो या दंतेवाड़ा। जिस प्रकार चिन्हित करके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 4 हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथियों को हुआ है, तो ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। हिंसाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उस आरोप से मुक्त पाने के लिए
पल्ले झाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि एनआईए से जांच कराया जाए। इन नेताओं की हत्या के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर में 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, इसे बड़ी साजिश बताया। इसके बाद राज्य की 90 विधानसभा सीट में विरोध प्रदर्शन होगा। 17 फरवरी को 4 संभाग के 78 विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर पर 2 घंटे के लिए राज्य की 400 से अधिक सड़कों को जाम कर शक्ति प्रदर्शन होगा। वहीं पुलिस इस मामले में एनआईए जांच की बात कह रही है। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित 5 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। मंडावी बस्तर में बीजेपी के इकलौते विधायक थे। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर की 12 सीटों से खुलती है, जिसमें सब पर कांग्रेस का कब्जा है। इसलिए साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बुगुल भी बस्तर से ही फूंका। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसका दावा है कि उसने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उसका भी दावा है कि नक्सली काबू में हैं। तो फिर आखिर ये हत्याएं कौन और कैसे कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी और रायपुर से जुल्फिकार के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उधर आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा जब उनके हाथ से दिल्ली हज कमेटी का नियंत्रण निकल गया। कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष बन गई हैं। बीते महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिना निर्वाचित सरकार से बिना सलाह मशवरा किए दिल्ली हज कमेटी के सदस्य नियुक्त कर दिए। दिल्ली हज कमेटी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 3-2 के बहुमत से बीजेपी कार्यकर्ता कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई। कौसर जहां को भाजपा का समर्थन हासिल था। चुनाव में 3 ही वोट पड़े। 2 सदस्यों गौतम गंभीर, मोहम्मद साद और खुद कौसर जहां ने इनके लिए वोट किए। 2 सदस्यों आप विधायकों अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस ने बॉयकॉट किया, जबकि कांग्रेस के पार्षद सदस्य नाजिया दानिश उपलब्ध नहीं रही। इस बार हज समिति के जो मेंबर्स बने उसके अंदर उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों के साथ बेईमानी की, और इतनी बड़ी बेईमानी है एलजी साहब ने की कि जो नाम सदियों से, वर्षों से चुनी हुई सरकार भेजा करती थी, उनको चोरी छुपे बदलकर नए नामों को डाल दिया गया। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में सिर्फ विमानों का जलवा नहीं, बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे उपकरण और गैजेट्स हैं जो आने वाले दिनों में शहरों से लेकर खेतों तक की तस्वीर बदल सकते हैं। खास बात यह है कि ये सारे उपकरण भारतीय कंपनियां ही बना रही हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप अपने देश में किसी को जेट सूट पहनकर उड़ता देखें या खुद उड़ान भरें। इस जेट सूट से आप 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से 10 से 20 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसमें 7 इंजन लगे हैं और इसका वजन 40 किलो है। ऐसे सूट फ्रांस और इंग्लैंड में बने हैं, लेकिन देश में पहली बार बन रहे हैं। ये महज कुछ महीनों की बात है। तो इक्विपमेंट पूरा तैयार है। हमने काफी टेस्टिंग भी कर लिया है। अभी हम पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। जेट सूट ना पसंद हो
तो हवाई टैक्सी में सफर करें। बेंगलुरु में एयर शो में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी भी दिखाई गई। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एक पायलट के अलावा एक सवारी इसमें बैठ सकता है। भारत में ट्रैफिक पर बढ़ते बोझ को ये टैक्सी हवा कर सकती है। इसे भी अगले 2 साल के भीतर लॉन्च करने की तैयारी है। ये एयर टैक्सी है। बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। चार्ज करने से पहले एक से अधिक यात्राएं कर सकती है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसे अलग अलग जगहों पर चार्ज किया जा सकेगा जहां भी ये जाए, ताकि आगे की यात्रा बढ़ाई जा सके। और ये ड्रोन देखिए, 42 किलो का यह ड्रोन 70 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। ये 60 किलो तक का सामान लेकर आधे घंटे तक उड़ सकता है। इसे खेतों में कीटनाशक छिड़किए, दुर्गम इलाकों तक दवा पहुंचाइए या फिर किसी आपदा की सूरत में मदद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। एरो इंडिया 2023 ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। यूके, फ्रांस जैसे दूसरे देश भी इसकी जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही पूर्व सोवियत देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। and also people from other the erstwhile USSR countries. ये सब अगले 2 साल में शहरों की सूरत बदल सकते हैं। एरो इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे और आपके लिए उपयोगी हो सकता है और आकर्षक भी, जैसे उड़ने वाली टैक्सी या फिर चुटकियों में खेतों में कीटनाशक स्प्रे करने वाला ड्रोन, या फिर ऐसा जेट सूट जिसे आप पहनकर स्पाइडरमैन या सुपरमैन बन सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई और गोविंद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। स्पाइडरमैन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। चेतेश्वर पुजारा दिल्ली में अपने 100वें टेस्ट के लिए तैयार हैं और उनके साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट भी उनसे बड़े कारनामे की उम्मीद कर रही है। भारतीय क्रिकेट के करीब 90 साल के इतिहास में 100वां टेस्ट खेलने वाले वो सिर्फ 13वें भारतीय हैं, लेकिन उनके ख्वाब अभी पूरे नहीं हुए हैं। अपने 1.5 दशक के लंबे करियर में राजकोट के चेतेश्वर अरविंद पुजारा ने कई बार भारत को अपने दम पर मैच और सीरीज में जीत दिलाई। बेशक 35 साल के पुजारा टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर नहीं सराहे गए, मगर उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 100 टेस्ट खेलने का गौरव महेंद्र सिंह धोनी या मोहम्मद अजहरुद्दीन सरीखे कप्तान भी नहीं हासिल कर सके। When I started playing cricket, when I made my debut, I never thought about playing 100 test matches. जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलूंगा। 100 टेस्ट मैच खेलना मेरे लिए गोल नहीं था। मेरे लिए ज्यादा आगे का सोचना जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो ये अपने आप हो जाता है। करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। In each and every test series. दिल्ली टेस्ट का फोकस फैंस के लिए पुजारा की बड़ी पारी और भारत की जीत तो रहेगी ही, ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में वापसी की चुनौती बनी हुई है। दिल्ली की पिच पर कंगारू कितना टिक पाते हैं, ये सवाल बरकरार है। यहाँ पर मिट्टी दूसरी तरह की है, काली मिट्टी है। यहाँ पर स्पिन ज्यादा होगी, हमें ऐसी उम्मीद है। It means a lot to me and even to my family. My father has played. मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे पिताजी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वो बहुत खुश हैं, कल वो यहाँ होंगे। मेरी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है। क्रिकेटर की लाइफ में फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है। हम चाहेंगे ये जीतें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। So hopefully we win this test match and move on and win another test match which will ensure that we qualify for the WTC final. भारत की नजरें फिलहाल सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के फाइनल में जगह बनाने पर है और इसका रास्ता दिल्ली गेट से ही बनता दिख रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिल्ली टेस्ट की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये चेतेश्वर पुजारा का 100वां टेस्ट होगा, जो वर्ल्ड क्रिकेट के करीब 150 साल के इतिहास में 75 खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हैं। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में भारत का पलड़ा भारी है और यहां जीतकर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब के एक कदम और करीब पहुंच सकता है।
दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।